चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर वायु। ये क्लास 7th के भूगोल का चैप्टर रहने वाला है। चैप्टर नंबर 4 है ये। अगर इससे पहले अगर आप हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप पहले पिछली वीडियोस देखिए, जो आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 रहने वाला है। और उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इसी चैनल पे सीटेट के जो नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि बहुत छोटे रहने वाले हैं और पेपर के अकॉर्डिंग कई सारे क्वेश्चंस उसमें से आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों देखिए, ये जो वीडियोस हैं, ये जो मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करना। हमें एनसीईआरटी के सारे जो एक एक लाइन जो होती है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो पहले हमें इन सबको देखना होता है, उसके बाद हमें नोट से पढ़ना होता है। तो पहले आप ये पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो आपको जैसे पता है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घनी चादर से घिरी हुई है। मतलब वायु के घनी चादर से हमारी पृथ्वी जो है वो चारों तरफ से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायु पर निर्भर है। मतलब हवा सबके लिए जरूरी है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है। सूर्य की किरणें के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करती है। कौन? जो वायु है, हवा जो है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। यानी हमारे जो आस पास में जो एटमॉस्फेयर में जो हवा मौजूद है वो हमें सूरज की ताप से बचाता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है, गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं, रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर रहने योग्य जो टेम्परेचर है वो वायु ने ही बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, वायुमंडल का संगठन। तो यहाँ पे संगठन जो है, कई सारे, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण हवा में मौजूद होते हैं। जैसा कि आपको चित्र 4.1 में वृत्ताकार रेखा दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाया गया है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। तो नाइट्रोजन जो है ये हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब हमारे फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, और मतलब ले जाते हैं, और फिर उसे बाहर निकालते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। देखो, पौधों के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन की उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, मतलब वो सीधा हवा से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पेड़ पौधे हैं वो सीधा नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। पेड़ पौधों के जड़ों में रहने वाले जो छोटे छोटे जीवाणु हैं वो वायु से नाइट्रोजन को लेते हैं, और उसके बदले पौधे जो होते हैं वो इनसे उपयोग करते हैं। ठीक है, पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं इसी के रूप में। ठीक है, आगे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। यहाँ देखिए, हमारे पृथ्वी पे 78% यानी 78% क्या है? नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 21% है। बाकी अन्य गैसें 0.0% है। आर्गन इसमें 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। लेकिन अभी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो फिलहाल बढ़ रही है, इसलिए पृथ्वी के ऊपर देख रहे होंगे आप, तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका यहाँ लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पृथ्वी में विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए हमें ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, इसके प्रभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। अगर पृथ्वी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे तो ठंडी होने लगेगी हमारी पृथ्वी, जिस पर जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा। किंतु जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तो ऊष्मा यानी गर्मी, ताप बढ़ता है। तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं।
इसे भूमंडलीय ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो धुआं, कारखाने से निकला हुआ जो धुआं है, इससे क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी का सबसे ठंडा प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है वो पिघलती हुई जा रही है, जिससे कि जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने का खतरा है। इसकी अवधि के इसके कारण जलवायु में ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है। फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं इसके कारण। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, लेकिन ये आप पढ़ लीजिएगा जो मैंने आपको ये बताया, ये बहुत बार पेपर में पूछता है, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। आगे देखिए, आगे है ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो वायु के अंदर दूसरी सबसे ज़्यादा गैस होती है, यानी 21% देखी गई है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। आपको पता होगा कि मनुष्य और पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश द्वारा ऑक्सीजन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। इसी प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। तो इसीलिए वायु के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो नॉर्मल बनी रहती है। हमने वृक्षों को काटते हैं तो संतुलन बिगड़ सकता है, तो इसीलिए हमें पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पेड़ पौधे ज़्यादा काटेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हमें देखने को पृथ्वी पर मिलेगी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा होगा। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड। कई सारे महत्वपूर्ण, देखो कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हरे पादप मतलब पेड़ पौधे जो हैं वो भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कि इंसानों द्वारा छोड़ा गया जो हमारे द्वारा जो सांस हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो पौधे अपने भोजन के रूप में उसे ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं, फिर वो हमें ऑक्सीजन वापस देते हैं। तो मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो मनुष्य और पशु जो हैं वो अपना अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो पेड़ पौधे द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। ठीक है, तो हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पेड़ पौधों के लिए क्या होती है, उपयोगी साबित होती है, जिससे वे संतुलन बना रहता है। ठीक है, परंतु संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि अगर संतुलन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ईंधन, कोयला, पेट्रोल ये सब जलाते हैं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गर्मी पैदा होगी। वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं हम लोग। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को भी प्रभावित कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को आज के टाइम पे वर्तमान समय में इस सब चीज़ों को देखने को मिल रहा होगा कि समय पर बारिश नहीं होती, जिससे पेड़ पौधे व फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, और कहीं अत्यधिक बारिश होने के कारण आपदाएं देखने को आपको मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, क्या आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। जब गैस जब होती है, जो हवा होती है जब गर्म होती है तो फैलती है और हल्का होकर वो ऊपर की तरफ उठती है। ठंडी वायु संघन और भारी होती है, मतलब जो ठंडी वायु जो होती है वो भारी होती है, इसलिए वो नीचे की ओर आती है, और गर्म वायु जो होती है वो ऊपर की ओर उठती है। तो ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। तो जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा रिक्त स्थान को भरने के लिए नीचे आ जाती है, और इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। ठीक है, यानी जो भारी गैस है, मान लीजिए आपने देखा होगा कि हवा का भी एक अपना अनुपात होता है, ठंडी एक गर्म हवा, एक ठंडी हवा। तो जहाँ पे ठंडी हवा मतलब नहीं होती है तो वहाँ पे गर्म हवा अपना आकार बनाकर रखती है। जैसे इसमें बताया गया कि भारी हवा की जगह पर ठंडी हवा और ठंडी हवा के जगह पर भारी हवा का स्थान जो होता है वो भरने के लिए वहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो इसी को हम वायु चक्र कहते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए कई सारे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पेपर से आर्टिकल्स दिखाए गए हैं। वायु की संरचना देखिए कैसे होती है। तो वायु की 5 परतें विभाजित है, मतलब जो हमारा वायुमंडल है वो 5 परतों में बटा हुआ है। पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, ये पृथ्वी की सतह से स्टार्ट होता है। पहला हमारा शोभ मंडल होता है। ये पेपर में क्वेश्चन आपको कई बार सीटेट में देखने को मिलता है, और इसको ये लाइन से लगाने के लिए, सेट करने के लिए देते हैं क्वेश्चन। तो पहला शोभ मंडल, फिर दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा बाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल। तो ये बाह्य और बहिर्मंडल जो है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। बाह्य और बहिर ये दोनों अलग अलग हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। पहला देखिए, क्षोभ मंडल वायु की सबसे महत्वपूर्ण परत है ये, क्योंकि इसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यानी कि धरती से ये 13 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। हम इस मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, तो हम इसमें सांस लेते हैं। मौसम का लगभग सभी घटनाएं जो होती हैं, जैसे वर्षा, कुहरा, ठीक है, ओलावर्षण, इसी परत के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग को हम समताप मंडल कहते हैं। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 50 किलोमीटर देखने को मिलता है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, यानी कि ये बादल एवं मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। यहाँ पे बादल नहीं होता, ना यहाँ पे कोई मौसम का संबंधित कोई भी घटनाएं यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थिति हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सही होता है। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है कि ओजोन गैस की परत होती है। इसमें क्या होती है? ओजोन गैस की जो परत होती है वो समताप मंडल में हमें देखने को मिलती है। यह परत सूर्य से आने वाली जो भी हानिकारक गैसों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। जो किरणें होती हैं हानिकारक, उससे हमें बचाता है। तो ये समताप मंडल के ही अंदर हमें ओजोन परत देखने को मिलती है। मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है और समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। तीसरी मंडल जो हमारा है वो क्या है? मध्य मंडल। ये समताप मंडल के ऊपर होता है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जलने लगता है। तो जब अंतरिक्ष से कोई भी उल्का पिंड गिरता है तो वो कहाँ पे आकर जलता है? वो आके जलता है मध्य मंडल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसका प्रवेश धरती पर आता है। तो वहाँ पे कुछ न होने के बराबर से यहाँ पर आते ही उल्का पिंड के अंदर घर्षण पैदा होता है इतनी ज़्यादा कि वो जलने लगता है। और इसकी जो ऊंचाई वो लगभग 80 किलोमीटर की है। अब है बाह्य मंडल। देखो बाह्य मंडल में क्या है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। ये काफ़ी ऊंचाई पर है और इसका तापमान भी काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक बढ़ता हुआ दिखता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, तो हम इसे आयन मंडल भी कहीं कहीं से आयन मंडल भी कहते हैं, बट इसको हम बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। ये 80 से 400 किलोमीटर फैला हुआ है, मतलब 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार, जैसे आप लोगों ने रेडियो के द्वारा जो भी संचार होता है वो यहीं से प्रसारित होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे जो होती हैं वह पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। कहाँ से? तो आपका वायुमंडल यानी कि बाहरी मंडल से, ठीक है। अब है अगला बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यह पतली होती है, ये मतलब वायु की पतली परत यहाँ पर देखी जाती है। हल्की गैस जैसे कि हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बहिर्मंडल के अंदर हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है, ठीक है। और ये बहुत ही पतली परत होती है बाहरी मंडल, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट का वायु का जो मंडल होता है ये आपको देखने को मिलता है। आगे है मौसम एवं जलवायु। ये आपने देखा होगा कि मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन स्थितियाँ होती हैं। मौसम जो होता है और जलवायु जो होता है ये दिन प्रतिदिन व प्रत्येक घंटे की स्थिति होती है, ठीक है। यहाँ पे आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकती हैं। यानी आपने देखा होगा कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कभी कभी उमस ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इससे आदमी को चिड़चिड़ापन होना लगता है। अच्छा हवा मौसम में आनंद देता है। अगर ठंडी हवा चलती है तो लोगों को बहुत आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। हम घूमने की योजना बनाते हैं, कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो मौसम जो होता है वो अपना नाटकीय रूप दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, घंटे के अंदर भी बदलता है। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का मौसम जो होता है वो औसत उस स्थान की जलवायु बताता है। तो याद रखिएगा कि किसी भी स्थान का जो औसत मौसम होता है वो उसकी जलवायु को ही क्या करता है? बताता है। आगे है, यहाँ लिखा है वायु में मौजूद, यहाँ पे देखिए वह वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो वायु के अंदर जो मौजूद ताप है और शीतलता जो है, ठंडा जैसे बोलते हैं हम, तो वो परिणाम को हम तापमान कहते हैं। आगे होगा आपको तापमान समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है कि दिन प्रतिदिन जिस तापमान का हम अनुभव करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं, ठीक है। जो कि हमारे वायु और हमारे वायु में मौजूद होता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि वह ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। तो वायुमंडल का जो तापमान है वो दिन और रात नहीं, ऋतुओं के अनुसार भी परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि शीत ऋतु के अपेक्षा गर्मी जो होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्म देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के विवरण को प्रभावित करता है, ठीक है।
ठीक है, जो वितरण जो होता है तापमान का, उसको प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। जैसे सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी पर रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी पर रोक लेती है उसे हम आतपन कहते हैं। याद रखिए, आने वाली जो आती है उसे आतपन कहते हैं। आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। तो ध्रुवों की ओर जब वो आती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब आती है, तो उसका जो आतपन होता है वो घटती चली जाती है, ठीक, कम, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। यहाँ देखिए, ताप मापी को हम ताप मापा कहते हैं। ये देखो, वायु दाब को वायु दाब मापता कहते हैं। वर्षा मापी वर्षा मापने की मशीन को कहते हैं। और वात दीर्घदर्शी यानी पवन की दिशा को बताता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वाला यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री यानी सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंड्रेस सेल्सियस ने किया था, इसलिए इसका नाम डिग्री सेल्सियस पड़ गया। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ठीक है। सेल्सियस अगर पैमाने पर देखा जाए तो जो जल होता है वो 0 डिग्री पर जमने लगता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, ठीक है। तो जितना नीचे आएंगे उतना जल का जो कठोर रूप होता जाएगा, और जितना ऊपर जाएंगे तो उतना ज़्यादा वो गर्म होता जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक गर्म होता है। ये आपने देखा होगा, क्योंकि दिन के समय एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान काफ़ी ज़्यादा अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे घनी बसावट होती है, और घनी बसावट के द्वारा यहाँ पर जो हवा होती है, जो नमी होती है, वो बाहर की तरफ निकल नहीं पाती। तो इसकी जो ऊष्मा होती है वो आसपास में ही रह जाती है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। नगर की, अब क्योंकि यहाँ पे रोड है, कंक्रीट से बनी हुई चीज़ें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, एसी के जो धुएँ होते हैं, गाड़ियों की धुएँ होते हैं, वो सब यहीं पे आसपास में हमारे रहते हैं। इसलिए शहरों में जो होता है वो नगरों के अंदर गांव की अपेक्षा ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं। आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं शहरों में, तो उसमें जो गर्म वायु होता है वो रुक जाती है, वो ऊपर की तरफ बढ़ नहीं पाती है, क्योंकि गर्म वायु ऊपर की ओर बढ़ नहीं पाती है, जिससे नगरों का तापमान बढ़ता जाता है। आगे वायु दाब, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। हाई प्रेशर हमारे शरीर पर क्या लगाती है? उच्च दाब यानी हाई प्रेशर का बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पृथ्वी के ऊपर किस तरीके से मौजूद हैं, लेकिन हम इसका वायु को महसूस नहीं कर पाते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, यानी कि हम जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं, जो हमारी जो वायु की जो दिशा होती है वो हर तरफ से हमारे ऊपर लगी होती है, इसलिए महसूस नहीं कर पाते हैं। और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, और हमारा शरीर भी क्या करता है? इसके उपरांत विपरीत बल लगाता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष के दौरान हमें वहाँ पे क्या है, हवा नहीं मिलती है, तो जिसके कारण हमें पैरासूट, वो आपने देखा होगा अंतरिक्ष में जो सूट पहन के लोग जाते हैं, तो उस सूट के अनुसार हम क्या करते हैं, वहाँ पे भ्रमण कर पाते हैं। अन्यथा अगर हम उसे नहीं पहन के जाएँ तो हमारा जो शरीर है वो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वायु का प्रेशर ही नहीं है, जो हमारे शरीर को क्या करता है, हर तरफ से फोर्सफुली पकड़ के रखता है, ठीक है। आगे है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। देखो, वायु दाब कहलाता है, पृथ्वी की सतह पर जो भी भार होता है वो वायु दाब कहलाता है। वायु के मंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो जो दाब है वो तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र स्तर पर अगर हम देखें तो सर्वाधिक हमें दाब देखने को मिलता है, यानी कि हवा का प्रेशर देखने को मिलता है। ऊंचाई पर जाने पर यह वायु का जो दाब है यानी वायु प्रेशर जो है वो घटता जाता है। क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ठीक है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है, तो जितनी गर्म हवा होती है वो ऊपर उठने लगती है, और जितनी ठंडी हवा होती है वो नीचे आने लगती है। तो वायु युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे कम तापमान वाला क्षेत्र है वहाँ की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, ठीक है, यानी कि उच्च दाब वाला क्षेत्र, हाई प्रेशर वाला एरिया वहाँ पे क्रिएट करती है। उच्च दाब के कारण यहाँ पे स्वच्छ आकाश होता है। आप लोगों ने देखा हो कभी कभी हाई प्रेशर के कारण आसमान बिल्कुल आपको साफ सुथरा देखने को मिलेगा। वायु
सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वायु होता है वह, देखिए यह चीज़ आपको पता होना चाहिए, वायु सदैव जो होता है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर क्या करता है, बहता है। यानी जहाँ हाई प्रेशर जो होता है वो लो प्रेशर की ओर हवा जाती है, तो हाई प्रेशर से जो हवा है वो लो प्रेशर की ओर बहती है। ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में कई बार क्वेश्चन ये पूछता है। यहाँ देखिए, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, यहाँ पे बड़ा अच्छा एक यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं चांद पर वायु नहीं है, तो वहाँ वायु दाब भी नहीं है, मतलब प्रेशर भी नहीं होता। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, आपने देखा होगा। इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनका रक्त शिराव फट सकती है, यानी कि जो नसें होती हैं फटने लगेंगी, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्राव हो सकते हैं, यानी कि वहीं उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, उल्टा फोर्स लगने लगता है हमारे शरीर से भी। अगला है पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति को पवन कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। यहाँ लिखा है कि जब यह सड़क पर गिरती पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना भी कठिन हो जाता है। यह आपने अवश्य अनुभव किया होगा। तेज हवाएं जो होती हैं वो छाता लेकर अगर चलेंगे हम तो आसान नहीं है, छाते को हम लेकर हम हवा के विपरीत चल नहीं सकते हैं। क्योंकि 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न होती है। पवन को मुख्य 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। यहाँ देखिए, पवन का कुछ यहाँ पे नाम दिया हुआ है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवनों को हम पछुआ कहते हैं, और ठीक है, पश्चिम से जो भी पवनें आती हैं उसे हम पछुआ कहते हैं। गांव में आपने सुना होगा ये चीज़ें। ठीक है, यहाँ देखिए स्थायी पवनें, ये इतना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको दिखा रहा है इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हमें इसको फिर भी पढ़ लेना है। स्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। यानी व्यापारिक पश्चिम से और पूरब से जो पवनें आती है उससे स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, यानी ये पूरे वर्ष भर चलती रहती है, इससे हम स्थायी पवनें कहते हैं या व्यापारिक पवनें कह सकते हैं। मौसमी पवनें देखिए कौन सी होती हैं, तो ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। मौसमी पवनें ये ऋतुओं के अनुसार अपना दिशाएँ बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें जो होती हैं वो देखने को मिलेंगी। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, उसे स्थानीय पवनें कहते हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर द्वारा। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें याद हैं, जैसे कि हम लू कहते हैं, तो लू को हम स्थानीय पवनें कहते हैं। ये एक निश्चित ऋतु में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, चक्रवात। भारत में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा बंगाल खाड़ी में उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। ये हमेशा से बना रहता है। 2060 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 336 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तो ये एक चक्रवात है जो कि प्राकृतिक आवेश यानी आपदा आई हुई थी कहाँ पर, तो उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के पास में। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है, बट हमें इन्फॉर्मेशन के लिए इसको पढ़ना है। भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगर सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग इतने लोगों को प्रभावित हुआ। तो जब ये वहाँ पर जो उड़ीसा और जो बंगाल है वहाँ पर जब ये चक्रवात आया था तो उस समय पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। यहाँ पे 130 लाख लोग जो हैं इससे प्रभावित हुए थे, तो इसको हम महाचक्रवात का नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये कटक और 28 तटीय नगर सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया था ये जब आया था। तो ये कई सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, कब आया था, कितनी तारीख को आया था, कितने लोग इससे प्रभावित हुए, तो सारा यहाँ पे बताया गया है, एक बार इसको देख लीजिएगा। यहाँ देखिए आर्द्रता। आर्द्रता मतलब कि यहाँ पे क्या है कि जब पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, जल जब ऊपर की ओर उठता है गर्म होकर, तो यह जलवाष्पन बन जाता है, यानी वेपराइजेशन। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जो वेपराइजेशन होता है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उससे हम आर्द्र दिन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं, याद रखिएगा ये चीज़। वायु गर्म होती है, इसकी जलवाष्प धारणा करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार अधिक आर्द्रित हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि
आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं उमस होना। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं आर्द्र मौसम या आर्द्र दिन। ठीक है, इस समय क्या होता है, जल वाष्प यानी कि वेपराइजेशन होता है जल का। इस समय जो कपड़े होते हैं वो आपके सूखते नहीं है, पसीना जो होता है वो नहीं सूखता, पसीना आपको आता रहता है। जल वाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू होता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं और बादल इन्हीं जल को बूंद का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं तो ये वायु में तैर न सकें, तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। तो इसी से क्या होता है, ये जो जल वाष्प होता है ये ठंडा होकर बादल बनाता है और कई सारे ये बादल जब होते हैं, जब बादल इकट्ठा हो जाता है, जब बूंद का जो समूह होता है वो इतना भारी हो जाता है कि वह वायु में तैर नहीं सकता, तभी क्या होती है, वर्षा होती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज आपने पीछे सफ़ेद तथा पदचिन्ह छोड़ते हुए देखा होगा। इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है यानी जमने लगती है। तो आपने देखा होगा कि हवाई जहाज में कभी कभी आसमान में पीछे से कुछ धुआं टाइप छोड़ता है तो वो आसमान में संघनित जो धुआं होता है वो वहाँ पे ठंडा होने लगता है और वो संघनित होने लगता है वहाँ पे। आगे है, वायु में गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई हमें देती है, यानी कुछ देर तक आपको वाइट वाइट सा वहाँ पे नमी दिखाई देगी। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। तो पृथ्वी के ऊपर जो जल होता है जब वो गिरता है तो हम उसे वर्षा कहते हैं। ज़्यादातर भौम जल यानी कि भूमि का जो जल होता है वो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। तो पानी जो हम पीते हैं भूमि से वो वर्षा जल से ही वहाँ पे इकट्ठा होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं, जो पौधे होते हैं वो जल को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना रहता है। इसलिए हमें ऊपर जो पेड़ पौधे पहाड़ों पर होते हैं उन्हें नहीं काटना चाहिए, अन्यथा निचले वाले इलाकों में बाढ़ जैसी हालात पैदा हो सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। पौधे और जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी के लिए, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु सभी के लिए जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। धरातल को ताज़ा जल प्रदान करता है ये। वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा आ जाता है, जिसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो बाढ़ आ जाती है और कम होए तो सूखापन लगता है। तो हमें हर एक चीज़ मात्रात्मक रूप में चाहिए होता है। वर्षण के दूसरे रूप हिम सहित वृष्टि तथा ओला है। ठीक है, तो हम ओला वगैरह जो देखते हैं, ओले भी कभी पड़ते हैं बारिश के रूप में, तो ये भी एक तरीके का वर्षण ही होता है। वायुमंडल क्या है, ये आप जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ये एक बार आप इसको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ क्वेश्चन, इसमें से सीधा क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चंस को जरूर कर लिया करिए। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, तो ओजोन गैस जो है वही हमें बचाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण जो परत है वो क्षोभ मंडल है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन और रहने योग्य जो हवा होती है वो यहाँ पे प्राप्त होती है। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है, तो समताप मंडल, जहाँ पे बादल विहीन पाया जाता है। यहाँ पे ओजोन परत की लेयर देखने को मिलती है और हवाई जहाज के लिए उड़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा देखा जाता है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब हमें देखने को मिलता है, तो ये घटता हुआ देखने को मिलता है हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जब वृष्टि जल तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्षा कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, जो मिलान करने वाला क्वेश्चन है, सीधा यहाँ से उठकर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ऐसे लग रहा है कि सीटेट यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। व्यापारिक पवनें जो होती हैं ये स्थायी पवनें कहलाती हैं। लू जैसे कि आपकी गर्म पवनें होती हैं जो कि स्थायी पवनें कहलाती हैं। मानसून जो होता है वो पवन की क्षैतिज गति होती हैं और पवन जो होता है वो मौसमी पवन के रूप में देखा जाता है। ये मैंने आपको यहाँ पे लगा के दिखा दिया गया, एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आपका जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा तैयार हो देखने को आपको मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं आप चैनल पे हमारे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे।